जी आंदोलन की आड़ में आतंक का एजेंडा। हैरान हो जाएंगे। अब से अगले 20 मिनट देशित आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। देशित में आज हम आपको किसान आंदोलन के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे पंजाब में घुस आया, कैसे आंदोलन के नाम पर खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। बरनाला से आई कुछ तस्वीरें यह सवाल खड़ा करती है कि किसान अनजान क्या आंदोलन में घुस गया खालिस्तान। यही दावा दरअसल बीजेपी नेता अमित मालविया मनोज तिवारी ने एक वीडियो जारी करके किया, जिसमें दावा किया गया कि बरनाला स्टेशन पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। खालिस्तान आतंकवादी भिंडरावाले की तस्वीर के साथ रेफरेंडम 2020 के पोस्टर नजर आए हैं। यह सब किसान आंदोलन के नाम पर। यह आरोप दरअसल बीजेपी का था, लेकिन पुष्टि बरनाला से आई तस्वीरें कर रही हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ ने सबको हैरान कर दिया। वैसे ज्यादा हैरानगी भी नहीं है, क्योंकि खालिस्तान पहले ही ऐलान कर चुका है कि जो कृषि बिल का विरोध करेगा उसको हमारा समर्थन रहेगा। पूरी रिपोर्ट देखें, लेकिन सबसे पहले सुनिए किसान के रूप में कुछ लोग कैसे मोदी को जान से मारने की भी धमकी तक दे रहे हैं। ये उसमें भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है कि इंदिरा ठोकती मोदी की छाती, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती। सोचिए, क्या ये भाषा किसान की है या खालिस्तान की? सोचिए, क्या ऐसे लोग किसान हो सकते हैं जिसकी भाषा में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर गर्व हो? कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा, ये इंदिरा ठोकती। सोचिए, जो जी न्यूज पर, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क चैनल पर खुलेआम देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या पर गर्व जता रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी पर धमकी दे रहे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये धमकी हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन सोचिए, क्या ऐसे लोगों का मकसद किसानों का भला हो सकता है? ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पे, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पे, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पे। तत्व उसमें घुस गए हैं, जो तत्व जो है बहुत ही अतिवादी है, जिनके शब्दों को कोई भी देश में स्वीकार नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से जो लोग आंदोलन को समर्थन करते हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के अतिवादी तत्व इस आंदोलन में होना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी कृषि आंदोलन में सिर्फ एक संयोग है या फिर उग्रवादी संगठन खालिस्तान का प्रयोग? मैं निंदा करती हूँ जो भी कर रहा है, चाहे किसान कर रहे हैं, चाहे पुलिस कर रही है, चाहे सरकारें करवा रही है, मैं सबकी निंदा करती हूँ। एक मछली सारा तालाब खराब नहीं करती। हाँ, जब आपने 3 महीने इस मुद्दे को पक के इस हालात तक लाया है कि आप गोलाबारी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो फिर कौन कौन साथ में कहां से जुड़ता है, ये कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये सरकारों का काम होता है कि जो कोई आंदोलन बन रहा है, आप उसको उस टाइम सॉर्ट आउट करें। देश जानता है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किसने की। खालिस्तान को क्यों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर गर्व है, और खालिस्तान कैसे भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। पंजाब के पटियाला जिले से प्रदर्शन के इन वीडियो में एक और धमकी भी साफ सुनी जा सकती है कि 3 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला तो प्रदर्शन हिंसक हो सकता है और हिंसा मरने मारने तक पहुंच सकती है। अमन शांति से चलेंगे, बैठे हम महीना बैठे 2 महीने। अगर ज्यादा हमारे को आर्डर आया हमारे जथेबंदियों को, फिर हम बैरिकेड तोड़ेंगे, मरेंगे, गोलियां खाएंगे। इससे मरने के बाद हमारे पास और कुछ नहीं बचा, फिर हम बचे मरेंगे। अभी अब देखेंगे, महीना देखते हैं, 2 महीने देखते हैं, अगर कुछ हल होता है। हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक मीटिंग है।
तो जो लोग हिंसा की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने और गोली खाने की बातें कर रहे हैं, प्रदर्शनों में तलवारें लेकर घुस रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनका मकसद हिंसा के जरिए किसानों का भला है या इसके पीछे खालिस्तान अपना काम कर रहा है? अब इसमें अवांछित तत्व जो आपने खुद ही सुनाया, तो ये ऐसे भी लोग घुस जाते हैं, इससे किसानों को ही नुकसान करते हैं ऐसे एलिमेंट, ना देश के भले में ना किसान के भले में। डायरेक्टर कौन है? कैप्टन कौन है? ये तो कोई भी हो, देखिए ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन ताकतों के बारे में ये तो इंटेलिजेंस की एजेंसीज का काम है। देश की सुरक्षा एजेंसियां भी आशंका जता चुकी हैं कि खालिस्तान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन में घुसपैठ करके किसानों को भड़का सकता है और उन्हें अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में, बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर है। राज करेगा खालिस्तान जैसे नारे लिखे हैं। बरनाला में खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के दावे किए गए और जर्नैल सिंह के साथ खालिस्तान के रेफरेंडम 2020 की बात कही गई है। हालांकि हैंडल से पोस्ट की गई इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जी न्यूज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शनकारी की टिप्पणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी की पुष्टि करता है। ये वीडियो जी न्यूज के कैमरे से लिया गया है। पीएम को धमकी वाले इस बयान के वक्त जी मीडिया रिपोर्टर तपन मौजूद थे और इस वीडियो की तकनीकी विश्वसनीयता भी भरोसेमंद है। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री को धमकी वाले इस बयान के अलावा जी न्यूज ने किसानों के प्रदर्शन में कई ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किए जो देश के कानून और शांति सद्भावना के खिलाफ है। ये दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है, जहां कुछ लोगों के हाथों में तलवारें, तलवारों के साथ हिंसक प्रदर्शन है। कुर्सी से बैरिकेड तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी भी हैं। प्रदर्शन में पत्थरबाज भी हैं, प्रदर्शन में डंडेबाज भी हैं। तो सोचिए, जिस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री को धमकी दी जाए, जिस प्रदर्शन में तलवारबाज घुस आएं, जिस प्रदर्शन में पत्थरबाजों की एंट्री हो जाए, जिस प्रदर्शन में लाठी डंडों के साथ हिंसा हो, वो किसानों का प्रदर्शन है या देश के खिलाफ खालिस्तान का षड्यंत्र? आज जो आपने वाक्य दिखाए हैं, किस रास्ते पर ये सारी चीज जा रही है, वो और भी खतरनाक है और भी अतिवादी है। इसलिए इसके पीछे प्योर पॉलिटिक्स है, पंजाब के चुनाव की राजनीति है। ये देश हित में जी न्यूज का सवाल है कि किसान अनजान हैं और प्रदर्शनों में खालिस्तान घुस चुका है। ये देश हित में जी न्यूज का सवाल है कि कृषि कानून काला है या विरोध की नीयत काली है। ये जी न्यूज की किसानों से अपील है कि प्रदर्शन की आड़ में देश विरोधी तत्वों को उनका एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका ना दें। जैसे शाहीन बाग के प्रदर्शनों पर खुलासा हो चुका है कि शाहीन बाग दिल्ली दंगों की साजिश का बड़ा सेंटर था, वैसे ही कृषि कानून की आड़ में खालिस्तान जैसे आतंकवादी संगठन अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। पटियाला से तपन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, किसानों की मांगे जायज हो सकती हैं, किसानों का आंदोलन सही है नहीं है वो विषय अलग है, लेकिन कुछ लोग तो हैं, कुछ ताकतें हैं जो किसानों के आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी ताकतें हैं जो हाथों में तलवार, हाथों में डंडे, हाथों में पत्थर हंगामा कर रहे हैं और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल से लेकर वहां पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। दरअसल खालिस्तान, ध्यान से सुनिएगा, संसद में कृषि बिल पास होने के बाद से ही अपनी साजिश की तैयारी में जुटा हुआ है। जब से कृषि बिल पास हुआ है तब से खालिस्तान इस साजिश में जुटा हुआ है। वो किसी भी तरह पंजाब से दिल्ली तक अराजकता पैदा करना चाहता है। खालिस्तान के लिए भी किसानों का असंतोष मौका साबित हुआ।
खालिस्तान को लगा कि किसानों का असंतोष उसके लिए मौका है। दरअसल पिछले कुछ समय से दुनिया के कई देशों में रेफरेंडम कराने की साजिश बेकार साबित हुई, यहां तक कि भारत में भी उसे खास समर्थन हासिल नहीं रहा। तो ये किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान अपना एजेंडा चलाने लगा है। कौन कहेगा कृषि बिल के खिलाफ यह विरोध का गांधीवादी तरीका है? कौन कहेगा कि ये लोकतंत्र में भरोसा करने वाले भारतीय हैं? और खालिस्तान की भाषा बोलने वाले लोगों को कौन कहेगा कि ये किसान है? ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पर, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पर। सोचिए, जब पूरे देश में किसान खेतों में पसीने से फसल सींच रहे हैं, तो सिर्फ पंजाब के किसान इतने उग्र क्यों हैं? क्यों किसानों के इस प्रदर्शन में खालिस्तान की एंट्री के दावे हो रहे हैं? क्यों प्रदर्शनों में खालिस्तान समर्थकों की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं? बीजेपी ने पंजाब के बरनाला में कुछ प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और खालिस्तान के आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर के साथ मार्च का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियों को काफी पहले से आशंका है कि किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थकों की एंट्री हो सकती है और किसानों के बहाने खालिस्तान अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकता है। खालिस्तान काफी पहले से किसानों के प्रदर्शन का फायदा उठाना चाह रहा है। अमेरिका से भारत विरोधी एजेंडा चला रहा टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रमुख पार्टनर खालिस्तान संसद में कृषि बिल पास होने के बाद से ही अपनी साजिश की तैयारी में जुट चुका है। खालिस्तान ने अपनी वेबसाइट के जरिए उसे समर्थन देने वाले किसानों को $10 लाख की सहायता का लालच दिया था। खालिस्तान ने कहा था कि कृषि बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा को एकजुट होना होगा, क्योंकि वह पंजाब के साथ साथ हरियाणा को भी खालिस्तान का हिस्सा मानता है। खालिस्तान ने प्रदर्शनों में उसका झंडा फहराने वालों को भी इनाम का लालच दिया था। देश में हजारों किसान संसद द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसी बीच जो एक खबर बेहद परेशान करने वाली है वो ये है कि अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और इस संगठन ने यह ऐलान किया है कि वो किसानों को इस प्रदर्शन के बदले समर्थन देगा और करीब $10 लाख का जो अनुदान है वो प्रदर्शनकारी किसानों को दिया जाएगा। खालिस्तान चाहता है कि पंजाब को भारत से तोड़ने की कोशिश को आगे बढ़ाया जाए और पंजाब में फिर उग्रवाद के उस दौर की वापसी हो, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और परिणाम स्वरूप देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती। सोचिए, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर गर्व जताने वाले ऐसे जाने कितने प्रदर्शनकारी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे धमकी देने वाले ऐसे न जाने कितने लोग पंजाब में खुलेआम घूम रहे हैं। खालिस्तान बौखलाया हुआ इसलिए भी है क्योंकि कनाडा, रूस, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में उसके रेफरेंडम कराने की साजिश बेकार हो चुकी है और खालिस्तान के कई समर्थकों पर दुनिया में बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत में भी खालिस्तान को उसका कोई समर्थक मिल नहीं रहा, इसलिए अब खालिस्तान दोबारा पंजाब में अपनी जड़ें बढ़ाना चाहता है और इस वक्त भारत और भारत सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए कृषि बिल का विरोध ही खालिस्तान का नया हथियार हो सकता है। शायद इसलिए किसानों के प्रदर्शन में छिपे ऐसे लोग मरने मारने के संकेत दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये प्रदर्शनकारी खुद कह रहा है कि उसे किसी के ऑर्डर का इंतजार है। अगर
ज्यादा हमारे को आर्डर आया हमारे जथेबंदियों को, अगर जे ज्यादा हमारे को आर्डर आया हमारे जथेबंदियों को, अगर जे ज्यादा हमारे को आर्डर आया हमारे जथेबंदियों को, अमन शांति से चलेंगे। बैठे हम महीना, बैठे 2 महीने। अगर जे ज्यादा हमारे को आर्डर आया हमारे जथेबंदियों को, फिर हम बैरिकेड तोड़ेंगे, मरेंगे, गोलियां खाएंगे। इससे मरने के बाद हमारे पास और कुछ नहीं बचा भाई, फिर हम बचे मरेंगे। अभी अब देखेंगे, महीना देखते हैं, 2 महीने देखते हैं, अगर कुछ हल होता है। हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक। किसान के इस प्रदर्शन में खालिस्तान की घुसपैठ की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सरकार किसानों से बातचीत के लिए पहले ही तैयार थी। सरकार ने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, ये बात किसान भी मानते हैं। जब बातचीत पहले से प्रस्तावित है तो फिर पंजाब में किसान हिंसा पर उतारू क्यों हैं? समाधान बातचीत से ही निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी अलगाववादी संगठनों के प्रलोभन में भारतीय जो किसान आएंगे। और पंजाब राज्य के किसान बेहद समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये जो सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठनों का क्या लक्ष्य है। इसलिए आशंका है कि कृषि बिल के खिलाफ किसानों के गुस्से को खालिस्तान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पंजाब की कैप्टन सरकार भी जानती है कि खालिस्तान कैसे अपनी साजिशों के लिए राज्य में करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रही है। तो फिर खुलेआम खालिस्तान की भाषा बोलने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि किसी के बहकावे में आप ना आए। कुछ ताकतें हैं जो आपके कंधे का इस्तेमाल करके अपना एजेंडा आगे चलाना चाहती हैं। इस चेहरे को एक बार आप पहचान लीजिए, पूरी फुल स्क्रीन पर यह तस्वीर दिखाई दे। इस चेहरे को आप पहचान लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि इन शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि इंदिरा को ठोक दिया मोदी की छाती। फिर हमने आगे हम नहीं सुना सकते, हमने माइक हटा लिया था क्योंकि वो आगे अपशब्द कह रहा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहां तक कह रहे हैं इंदिरा को ठोक दिया, इंदिरा गांधी। और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि ऑर्डर का इंतजार। ये तमाम चीजें जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये किसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसान भाई भी जो है वो भी इससे जरूर पीछा छुड़ाएंगे। ये किसान की आड़ में, किसानों की आड़ में, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की यह साजिश भी हो सकती है। कुछ लोग हैं जो किसानों की आड़ में, किसानों के आंदोलन में घुसकर अराजकता, उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। ये वो शख्स है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। यह कह रहा है कि इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि किसान किसी के बहकावे में ना आए। हम किसानों के आंदोलन के खिलाफ नहीं है। मांगे जायज हैं नहीं है वो चर्चा का विषय है, सरकार से बातचीत चल रही है। लेकिन पंजाब में आंदोलन की आड़ में खालिस्तान की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर बरनाला से आई, ये देखनी चाहिए आपको। पंजाब में खालिस्तानी नारे, भारत के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे, किसानों की आड़ में खालिस्तान के नारे, ये किसान प्रदर्शन की आड़ में देशद्रोह के नारे, ये आंदोलन की आड़ में खालिस्तान के आतंकवाद का एजेंडा है। ये किसानों के खिलाफ देश के टुकड़े टुकड़े गैंग की नारेबाजी है। पंजाब के जो किसान कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में नारेबाजी को जरा ध्यान से सुनना चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे कि खालिस्तान के एजेंट कैसे किसानों के प्रदर्शन की आड़ में अपना एजेंडा बढ़ा रहे हैं। ये वीडियो पंजाब के बरनाला के रेलवे ट्रैक का है। टुकड़े टुकड़े गैंग के खालिस्तानी समर्थक रेलवे ट्रैक पर कब्जा करके बैठे हैं। हाथों में देशद्रोह के बैनर लहरा रहे हैं। खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। खालिस्तान के आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले किसानों को खालिस्तान के इन एजेंट्स का सीधा संकेत है कि इनके लिए कृषि बिल बहाना है। मकसद खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाना है।
लेकिन देश के संविधान की कसम खाने वाले शिरोमणि अकाली दल को देशद्रोह की ये तस्वीरें नहीं दिखाएगी। को पहली बार नहीं हो रहा जी, लगातार हो रहा साडे नाल 78 तो लेके 84 तो लेके लगातार धक्का हो रहा, क्योंकि किसानां नूं अज मारिया जा रहा, पानी साडा जा रहा, नौजवानी साडी मारी जा रही है, चिट्टे ते ला दित्ती गई है, जगह जगह बेबी सेंटर खोल दिते गए हैं, साडी गुप्त तौर ते नस्लकुशी भी हो रही है। सोचिए, खालिस्तान समर्थक ये नारेबाजी बरनाला के रेलवे ट्रैक पर दिन दहाड़े हुई, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुई, लेकिन पंजाब पुलिस को खालिस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंग की ये नारेबाजी नहीं सुनाई दी। सवाल है क्यों? मौके मुताबिक देखा पर जान इदां दी हरकतें नहीं करनगे, सियाणे बंदे ने, सारे नाल मेरी गल हुई है, एसपी साहब की गल हुई है, नहीं जाणगे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना सी, इन्होंने टाइम लिया भी 1 बजे तक बैठा। इन देश विरोधी नारों पर सवाल पुलिस पर है, सवाल कैप्टन सरकार पर है कि आंदोलन की आड़ में खालिस्तान का ये आतंकवादी एजेंडा क्यों नहीं दिखाई और सुनाई दिया। कौन चाहता है कि भारत से पंजाब को तोड़ने की कोशिश करने वाले ऐसे देश विरोधियों को पकड़ा ना जाए और किसानों की आड़ में खालिस्तान का आतंकवादी एजेंडा बढ़ता रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है, किसानों को सावधान रहने की जरूरत है, किसान किसी के बहकावे में ना आए। देशहित में हम ये मानते हैं कि इस तरीके की जो नारेबाजी है, खालिस्तान को लेकर नारेबाजी, वो दरअसल देश विरोधी नारेबाजी है। और देशहित में हमने दरअसल ये भी जानने की कोशिश की कि कृषि बिल का विरोध करे प्रदर्शनकारियों को इस बिल के बारे में कितनी जानकारी है। देखिए, रियलिटी चेक करना भी जरूरी था हमारी तरफ से। हम ये रियलिटी चेक देखकर हैरान रह जाएंगे आप कि कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि बिल शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं, उनको बीसीडी भी नहीं पता। दिल्ली जाना है, मतलब क्यों जाना है, क्या है? दिल्ली जाके भाई साहब या तो प्यार से नहीं तो हथियार से मनाएंगे। जो काले कानून है इनको वापस करवाएंगे, ठीक है। किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एमएसपी कहंदे ने रखणगे ही ते सानू कोर्ट 'च जाण दा हक नहीं हैगा, सानू कोई दवे ना दवे ओदा ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਆਪ ਹੀ ਅੱਧ ਮੁੱਲ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? देखिए, फिर से एक बार हम बात क्लियर कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन के खिलाफ नहीं, किसानों का आंदोलन और उनकी मांगे अपनी जगह, बातचीत होनी है 3 दिसंबर को होनी है, वो अपनी जगह, लेकिन किसानों के आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक और इस तरीके के उपद्रवी तत्व हैं जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं, किसानों को बदनाम करना चाह रहे हैं। किसान सतर्क रहें, सावधान रहें, और हाँ, देशहित में सबसे बड़ी बात, किसी के बहकावे में ना आए। दिल्ली के आईटीओ के पास राजधानी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ अब शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। जी हाँ, शवों को दफनाने के लिए अब जगह कम पड़ रही है। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता रूफी ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली में आईटीओ के पास सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पर आप लोगों को नई कब्रें खोदते हुए देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह के शव दफनाए जा रहे हैं। मार्च के बाद से इस कब्रिस्तान को पूरी तरह से कोरोना मरीजों के लिए समर्पित किया गया था, लेकिन जी न्यूज को जानकारी मिली है कि अब यहाँ आने वाले दिनों में शवों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ सकती है। आईटीओ के पास इस कब्रिस्तान के हाल के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से पहले हर दिन यहाँ करीब 4 से 5 शव दफनाए जाते थे, लेकिन सितंबर में यहाँ कोविड के 67 शव दफनाए गए। अक्टूबर में 57 और नवंबर में अब तक कोविड के 50 शव दफनाए जा चुके हैं। यही वजह है कि जगह की कमी को देखते हुए कब्रिस्तान में मैनेजमेंट से जुड़े लोग दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखने की तैयारी में हैं। आप खुद से सवाल पूछिए कि जकार्ता से दिल्ली का हाल कहाँ अलग है? दिल्ली की स्थिति भी जकार्ता जैसी ही तो है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 16,000 कब्रें, भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह की कमी। बात सिर्फ कब्रिस्तान की नहीं है। जी न्यूज ने आपको सबसे पहले खबर दी थी कि दिल्ली के निगमबोध घाट पर शवों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ रात में चिताओं को जलाने पर कोर्ट ने चिंता जताई थी,
आपने देखा होगा पहला वेव आया, सब एवरीबडी वाज वेरी स्कैर्ड, उसके बाद में लैक्सिटी होने लगा, थिंग्स बिकेम लिटिल बेटर, और अभी फिर से सेकेंड वेव आने लगा है। सो जब ये सेकेंड वेव आ रहा है तो ये सेकेंड वेव बहुत ही हानिकारक हो सकता है, तो इसके लिए हमको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये सबक जो इंडोनेशिया और यूएसए से आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमको इतना केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम इसके सेम झपट में ना पड़ जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी दिल्ली में कोरोना से हालात डरावने हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, मास्क को मजाक बना रहे हैं, लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। दिल्ली से रूफी जैदी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बात को समझिए कि राजधानी दिल्ली में कोरोना से स्थिति नाजुक है। दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा था कि दिल्ली सरकार क्या रात या फिर सप्ताह के अंत में कर्फ्यू लगाने की कोई योजना बना रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि किसी तरह के कर्फ्यू पर अभी फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सक्रियता से बात हो रही है। दिल्ली में अगर कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो दिल्ली में कुछ पाबंदियां वापस लगाई जा सकती हैं। हो सकता है दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाया जाए। कोर्ट ने इसके बाद दिल्ली सरकार को 3 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। यानी 3 दिसंबर तक स्थिति साफ हो जाएगी कि दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगेगा या फिर नहीं। अब देश हित में इस वक्त हमारे पास कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर है आपके लिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि कोरोना की वैक्सीन जब आएगी तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम कोविन होगा। ये एक ऐप होगा ताकि जिसे वैक्सीन लगे उसे समय समय पर मैसेजेस भेजा जाए। एसएमएस के जरिए भी लोगों को वैक्सीन के बारे में सूचित किया जाएगा। वैक्सीन लगाने में भी कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। कोरोना से जो जुड़े नियम हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क लगाना हो, तमाम तरह के नियमों का पालन किया जाएगा। वैक्सीन लगाए जाने वाले व्यक्ति को चिन्हित भी किया जाएगा। जिसे वैक्सीन लगेगी उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वैक्सीन लगाने के बाद अगली डोज की तारीख भी बताई जाएगी। हम इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसका नाम है कोविन। कोविड को विन करना है, उस नाम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि व्यक्तियों को जब वैक्सीन लगेगा तो उनको सूचित किया जाएगा एसएमएस के द्वारा, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से बताया जाएगा कि आपने किस दिन कहां पे टीका लगाने के लिए आना है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी टेक्नोलॉजी के जरिए से, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि आप इस दिन यहाँ पे आइए, इस फैसिलिटी पे आइए, सब सेंटर पे आइए या पीएचसी में आइए, या फिर एक कम्युनिटी में बूथ लगा है इलेक्शन बूथ की तरह, आप उस दिन वहां आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होके क्यू लगेगा और आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको टीका लगेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर कहा जाएगा कि 4 हफ्ते बाद आपने फिर इस जगह पे आना है, क्योंकि लगता है कि जितने वैक्सीन हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 डोज लगे लगभग 28 दिन या 1 महीने के अंतराल पे। तो ये भी इस तरह से बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को सोचें कि माइक्रो लेवल पे इस चीज को संभव करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि 10,000 में से अगर हमने 2,000 लोगों को देना है, 20% को देना या 10% लोगों को देना है शुरुआती दौर में या एक वेव में, तो फिर नंबर जो है वो फाइनाइट हो जाता है कि भाई एक ही जगह पे आएंगे तो एक दिन में 100 टीके लगेंगे, तो उनको बांट देंगे कि आप इतने टाइम के बीच में आइए, अगली इस तरह से आइए। और उसको सुनिश्चित करने के लिए हम एनसीसी के वॉलंटियर से मदद लेंगे, एनएसएस के वॉलंटियर से मदद लेंगे, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठेंगे और एनजीओस के साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा ऑफकोर्स स्टाफ भी होगा, वैक्सीनेटर्स भी होंगे और डेटा को जो हैंडल करेंगे वो भी होंगे। तो इसकी जो बॉटम अप थिंकिंग है वो रूपरेखा हमारे सामने है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। बाकी इसको जोड़ना और प्लानिंग करना, वो भी उसके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो हैं वो बन गए हैं। लेकिन आप याद रहे कि ये डिटेल की बातें इसके बियॉन्ड तभी कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि इतना वैक्सीन हमें अगले इतने महीनों तक उपलब्ध होगा। वो रेगुलेटर की प्रायर परमिशन और क्लियरेंस और लाइसेंसर के बेस के ऊपर है। तो उसको सामने रख के हमें डिफरेंट सिनेरियोस को सामने रखते व्यवस्था जो है वो की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके डिटेल। वैक्सीन का वितरण कैसे होगा ये जानकारी हमने आपको दे दी। अब वैक्सीन की तैयारी कैसी चल रही है?
ये जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दौरा बहुत अहम है। कल प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जाएंगे। 3 वैक्सीन की तैयारियों का इन 3 शहरों में वो जायजा लेंगे। भारत बायोटेक, तुर्कापल्ली गांव, जीनोम वैली, हैदराबाद। ये वो जगह है जहां पर बन रही है देश की पूर्ण स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। इसी बिल्डिंग के अंदर वैक्सीन बनाने के लिए भारत के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। उन्हीं वैज्ञानिकों को सराहने और वैक्सीन की स्थिति जानने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण इवेंट माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले हैं और फिलहाल ये ट्रायल 3rd फेज में है और 28,000 सब्जेक्ट्स यानी वॉलंटियर्स उन पर ट्राई किया जा रहा है और जितने भी अभी ट्रायल्स हुए हैं तो उनका जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कितना सेफ है या फिर कितनी जल्दी इसको मार्केट में ला सकते हैं। पीएम मोदी और वैक्सीन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था काफी सख्त रखी गई है। पुलिस भी किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। Yeah, being it's in high VIP protocol, the security brief is, we are all alert and we are deploying all the intelligence wings and local police and everyone will be there for the security. भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन ICMR दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बना रही है। फिलहाल तीसरे चरण के ट्रायल में 25 केंद्रों के 26,000 वॉलंटियर्स पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन बाकी सभी वैक्सीन से सस्ती होगी। अगले महीने के एंड तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन का अप्रूवल आ जाएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा समय लगेगा कि हम वैक्सीन का अप्रूवल के बाद उसको कैसे रोल आउट करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसे हम देखें कि हमारे देश के कोने कोने में वो वैक्सीन मिले और उसको हम प्रायोरिटाइज कर पाएं। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले साल की शुरुआत में अगर वैक्सीन आ भी जाएगी तो सब लोगों को एकदम तो नहीं लग पाएगी, हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भारत बायोटेक की वैक्सीन के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि वो कल ही पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी जाएंगे और अहमदाबाद में जायडस कैडिला के प्लांट का दौरा भी करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रहा है उसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड फिलहाल तीसरे चरण में है। भारत में 17 केंद्रों पर इसका मानव परीक्षण चल रहा है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। जहां तक अहमदाबाद में बन रही जायडस कैडिला की वैक्सीन की बात है तो भारत की ये दूसरी पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन दूसरे चरण के ट्रायल पूरा कर चुकी है और इसका तीसरे चरण का ट्रायल दिसंबर में शुरू होगा। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर और अहमदाबाद से मौलक धमेचा की रिपोर्ट। आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जी न्यूज एक बड़ी कवरेज लेकर आएगा, तो हर अपडेट के लिए आप जी न्यूज के साथ रहिएगा। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.